नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस अंक में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 224A के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अधिकरणों को लेकर के जो एडिटोरियल आया है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह भी देखेंगे कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में प्रशासनिक कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, और इस पर आए हुए न्यूज़ की भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है अमेरिका के द्वारा जो एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 52% की कटौती का, उस समाचार को भी देखेंगे। और सबसे अंतिम में जो है आज के समाचार पत्र पर आधारित कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। आज के पेपर के पेज संख्या 8 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक क्या है, जजेस प्रोटेम। यहाँ पर इस एडिटोरियल को हम जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जोड़कर देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस एडिटोरियल में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो इस एडिटोरियल की शुरुआत में जो है कुछ बातें कही गई हैं जो कि इस एडिटोरियल को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। और क्या कहा गया है कि बैकलॉग को हटाने के लिए जो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और यहाँ पर क्या कहा गया है कि बैकलॉग को हटाने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति नियमित नियुक्तियों की लागत पर नहीं होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस एडिटोरियल में उठाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक निर्णय लिया गया है, और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जो रिक्तियां हो गई हैं, जो खाली स्थान है न्यायाधीशों के, उसको भरने के लिए जो है क्या किया है, अब वो क्या करेगा, आर्टिकल 224A का सहारा लेगा। और ये आर्टिकल 224 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर जो है हाई कोर्ट में जजेस की जो संख्या है वो क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो यहाँ पर जो है जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, यानी कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनका जो है सहारा लिया जा सकता है, उनकी जो है नियुक्ति की जा सकती है कुछ समय के लिए। और यहाँ पर जो है इसी निर्णय को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। यहाँ पर 224 ये कहता है कि अगर जो है कमी हो गई है किसमें, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, या फिर हाई कोर्ट में जो है जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट में जो है ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति हो सकती है। और यहाँ पर जो है 224 क्या कह रहा है कि ये जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं वो क्या हो सकते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं किसके, हाई कोर्ट के। तो यहाँ पर जो है आपको समझना बहुत जरूरी था कि आखिर ये आर्टिकल 224 यानी कि अनुच्छेद 224A जो है वो क्या कहता है। अब यहाँ पर जो है सवाल ये उठाया जा रहा है कि यहाँ पर जो कि ऐसी स्थिति का जो है निर्माण क्यों हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में भी आर्टिकल 224 ये कहता है कि अगर जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी हो गई होगी, या फिर दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि न्यायालयों में जो है केसेस की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो जो है वहाँ के जजेस से संभाल में नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त जजेस का, अतिरिक्त न्यायाधीशों की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा जो है ये बात दोहराई गई थी कि यहाँ पर जो है आर्टिकल 224A का जो है हम लोग सहारा तभी लेंगे जब रिक्तियां जो है वह 20% से क्या है, अधिक हो। यानी कि अगर 100 जजेज हैं आपके हाई कोर्ट में, तो अगर 20 से ज़्यादा जो है क्या है, रिक्तियां हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तभी जाकर के 224A के तहत क्या कर सकते हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो न्यायाधीश है, उसकी क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। यहां पर यह भी कहा गया या तो रिक्तियां क्या हो 20% से ज्यादा, या फिर यह कहा गया कि जो लंबित मामले हैं, जो बैकलॉग मामले हैं, वो क्या हो 10% से अधिक 5 साल से अधिक हो, जब किसी विशेष श्रेणी के मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हो।
कहने का ऐसा ये है कि यहाँ पर अगर कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट में जो है, अगर 100 मामले लंबित हैं और उसमें से 10% यानी कि 10 मामले ऐसे हैं जो 5 सालों से क्या है, ज़्यादा समय से लंबित हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि कुछ विशेष श्रेणी के जो मामले हैं जो कि 5 साल से भी ज़्यादा समय से कोर्ट में लंबित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 224A का यानी कि अनुच्छेद 224A का सहारा लिया जा सकता है। और इस स्थिति को देखते हुए जो है, जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नियुक्ति दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसी बात को बताया गया है कि अभी जो समय है वो भी एक तरीके से ऐसा ही बन चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे जो सारे के सारे हाई कोर्ट है, अगर उनको मिलाकर के देखा जाए तो 57 लाख से अधिक मामले जो है वो क्या है, लंबित पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो रिक्तियों का स्तर है वो क्या है, 40% से ज़्यादा है। यानी कि 100 अगर जजेज हैं कुल मिलाकर के, तो 40 से ज़्यादा जजेस का जो पद है वो क्या है, रिक्त है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो है यहाँ पर क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 224A यानी कि अनुच्छेद 224A का सहारा लिया गया है। यहाँ पर जो है इस बात की जो है चर्चा की गई है इस एडिटोरियल में कि ये जो स्थिति बनी है वो या तो दो कारणों से बन सकती है कि या जो कोलिजियम है यानी कि जजेस की नियुक्ति जो जजेस के द्वारा की जाती है, वो जो कोलिजियम पद्धति है या तो वो फेल हो चुकी है, या फिर सरकार जो है जानबूझ करके क्या कर रही है, जजेस की नियुक्ति में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी कर रही है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो मामला है वो एक तरीके से असाधारण देरी का संकेत दे रहा है। और यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल में जो है लेखक के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये जो चीजें हैं वो सिर्फ क्या है, अस्थायी हैं, ये जो है अस्थाई समाधान नहीं है। और यहाँ पर जो है वही बात की गई है कि यहाँ पर आगे चल करके जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस आर्टिकल 224A का जो है सहारा नहीं लिया जाए। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो काम किया जा रहा है वो एक तरीके से क्या है, अभी के समय में तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसके कारण जो है जो नियमित नियुक्तियां हैं उन पर जो है कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यानी कहने का आशय ये है कि रेयर केस में यानी कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में जो है, असाधारण स्थिति में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 224A का तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इस कारण से जो नियमित नियुक्तियां हैं उन पर कोई असर ना पड़े और नियमित जो नियुक्तियां हैं वो सही समय पर हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एडिटोरियल है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए अब दूसरे समाचार को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है आज के पेपर के पेज संख्या 8 में जो है एक समाचार छपा है जिसका शीर्षक है ग्रीन एंड रॉ। और इस एडिटोरियल को भी हम क्या कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है समाचार क्या है आइए देख लेते हैं। और इस समाचार में जो है हमारे एग्जाम के लिए, हमारे परीक्षा के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है उससे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल के शुरुआत में ही यहाँ पर लेखक के द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठाया गया है और कहा गया है कि केंद्र को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो न्यायाधिकरण होते हैं उनके पदों की नियुक्ति के लिए जो है विशेषज्ञता के रूप में जो है कितना अनुभव होना चाहिए। यानी कि जो लोग इन न्यायाधिकरण में नियुक्त होते हैं उनमें जो है विशेषज्ञता के रूप में अनुभव कितना होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों में सहायता के लिए जो है न्यायाधिकरण को बताया गया था। और यहाँ पर जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये बताया गया था कि यहाँ पर जो है जो लोग आएंगे, जो इन पदों पर बैठेंगे, उनके पास जो है तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, उनके पास जो है इससे जुड़े हुए मामलों में सही निर्णय के लिए जो है क्या होना चाहिए, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जो है उनके पास विशेषज्ञता को लेकर के क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर जो है मामला किसका है, एनजीटी का है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का है। और आप सभी जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो है पर्यावरण से संबंधित मामले आते हैं। और अगर इन मामलों को आपको ठीक तरीके से क्या करना है, निपटाना है, ठीक तरीके से सॉल्व करना है उन्हें, तो आपको क्या करना होगा, जो व्यक्ति है उसके पास जो है पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो उसका क्या हो, विशेषज्ञ हो। तो यहाँ पर जो है ये बात कही गई है कि जब भी न्यायाधिकरण हमारे देश में बनाए गए थे तो यही सोचकर बनाए गए थे कि ये जो है तकनीकी मामले हैं और इन तकनीकी मामलों में जो है, जटिल मामलों में जो है ऑर्डर देने के लिए, उसे ठीक तरीके से निपटाने के लिए जो है
एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी और विशेषज्ञों को ही यहाँ पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है वो शुरू कैसे हुआ। यहाँ पर जो है एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिनका नाम क्या था, गिरिजा वैद्यनाथन, उनकी जो नियुक्ति है वो एनजीटी की दक्षिणी बेंच में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में हुई थी और उनकी नियुक्ति को जो है मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यहाँ पर जो है शुरुआत में जो है न्यायालय के द्वारा उनकी नियुक्ति पर जो है क्या किया गया, अंतरिम रोक लगा दिया गया। लेकिन बाद में जो है न्यायालय ने जो है ये कहा कि उनकी जो नियुक्ति है वो गलत नहीं है और यहाँ पर जो है वे जो है एनजीटी अधिनियम के मानदंडों के अनुसार जो है योग्य हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति क्या है, सही है। अब यहाँ पर जो है आइए समझ लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो है जाने के लिए वहाँ पर नियुक्त होने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं। तो यहाँ पर जो है एनजीटी अधिनियम में जो है 2 प्रकार के मानदंड हैं। एक है योग्यता और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर और दूसरा है प्रशासनिक अनुभव के आधार पर। और यहाँ पर जो है कोई भी उम्मीदवार इन दोनों में से किसी एक को भी क्या करता है, पूरा करता है, तो यहाँ पर उसे क्या बनाया जा सकता है, एनजीटी का सदस्य। अब यहाँ पर जो है ये भी बात बताया गया है इस एडिटोरियल में कि जो पहला मानदंड है उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में क्या हो, डॉक्टरेट हो या फिर मास्टर डिग्री उसके पास हो और उसके साथ साथ जो है संबंधित क्षेत्र में उसके पास क्या हो, 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें जो है किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पर्यावरण और वन में 5 साल से ज़्यादा का अनुभव भी शामिल है, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है, एनजीटी का सदस्य। यहाँ पर जो है प्रशासनिक अनुभव में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास 15 वर्षों का अनुभव है, जिसमें जो है 5 साल या तो केंद्र या तो राज्य या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पर्यावरण मामलों से निपटने का उसके पास क्या हो, अनुभव है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आधार पर एनजीटी का सदस्य बना सकते हैं। यहाँ पर जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर यह कहा गया कोर्ट के द्वारा कि सुश्री वैद्यनाथन के पास जो है सचिव पर्यावरण और वन तमिलनाडु और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में केवल क्या है, 28 महीने की अवधि का अनुभव है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने जो है इस बात को स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो भी जो है इनके अनुभव में जोड़ देना चाहिए और इसी के आधार पर जो है यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया, उनकी नियुक्ति को रद्द नहीं किया। यहाँ पर जो है कोर्ट ने कहा कि यह एक तरीके से पूरा का पूरा अलग मामला है और यहाँ पर कोर्ट ये कह रहा है कि क्या जो है प्रशासनिक अनुभव जो है वो वास्तविक विशेषज्ञता के बराबर माना जाना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है अदालत ने जो है हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, क्योंकि ये सारे जो नियम है वो कौन बनाते हैं, संसद के द्वारा बनाई जाती है और इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, इस पर जो है विचार करने से, इस पर कोई भी निर्णय लेने से अपने आप को रोक लिया। तो यहाँ पर जो है इसी बात को यहाँ पर उठाया गया है एडिटोरियल में और कहा गया है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि न्यायाधिकरण में नियुक्ति और उसके कामकाज की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन करना चाहिए और यहाँ पर जो है सरकार को जो है यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से न्यायाधिकरण में नियुक्ति और कामकाज को लेकर के जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है उसके देखते हुए जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसका पालन करना चाहिए और एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन करना चाहिए। आइए अब एक और समाचार की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और ये समाचार जो है हमारे आज के समाचार पत्र में पेज संख्या 6 में छपा है और यहाँ पर जो है कोरोना वायरस के कारण जो हमारे देश में एक तरीके से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के यहाँ पर बातें कही गई है। यहाँ पर ये बताया गया है किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक तरीके से इस स्थिति को संभालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है और किस तरीके से जब हमारे देश में कोरोना कम था तो हमारे देश के नेताओं के द्वारा, जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो है ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जिससे कि लोगों में जो है ये संदेश जाए कि अभी भी जो है ये जो काल है वो ख़त्म नहीं हुआ है और हमें जो है क्या करनी है, कोताही नहीं बरतनी है। यहाँ पर जो है
नेताओं की मीटिंग्स की यहाँ पर चर्चा की गई है, उनके द्वारा रैलियों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति थे उन्होंने जो है मास्क पहनने को लेकर के, सैनिटाइजर को लेकर के यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही। उनके कारण जो है भीड़ में ये संदेश गया कि अब जो है कोरोना काल जो है क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो है 20 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण का भी जिक्र किया गया है और एक तरीके से यहाँ पर इस मुद्दे को उठा दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो है मास्क नहीं पहना था। यहाँ पर जो है कहने का आशय ये है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है किस तरीके से हमारा जो है सरकारी तंत्र वो जो है एक तरीके से बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण जो हमारे देश में कोरोना की ये स्थिति बन गई है और बिगड़ती जा रही है। आइए अब एक और न्यूज को देख लेते हैं और आज के पेपर के पेज संख्या 13 में जो है एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है यूएस विल कट इमिशन बाय 52% बाय 2030 और इस न्यूज को हम लोग जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़कर देख सकते हैं और जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट से भी जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है कि अमेरिका जो है वो क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसमें जो है 50 से 52% की कमी करेगा। कब तक? 2030 तक। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि अमेरिका जो है 2024 तक विकासशील देशों को जो उसके द्वारा जो है सहायता दी जाती है इस उत्सर्जन को रोकने में को वो क्या करेगा, दुगना करेगा। तो यहाँ पर जो है इन सभी बातों का जिक्र है और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि उत्सर्जन को रोकने के लिए जो है विकसित देशों के द्वारा जो है विकासशील देशों को 2020 से 25 की अवधि में जो है क्या है $100 बिलियन जो है देने की बात कही गई थी और उसी को देखते हुए उन्होंने क्या की है, यहाँ पर घोषणा की है। यहाँ पर जो है भारत के संदर्भ में भी एक न्यूज आया है और ये कहा गया है कि भारत जो है यूएस के साथ जो है पार्टनर बन करके क्या करेगा, अपने उत्सर्जन को भी कम करेगा। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर कहा गया है भारत के द्वारा कि भारत और यूएस जो है वो जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक साझेदारी की है जिसका नाम क्या है, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030। यहाँ पर जो है दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहला कि वित्त को जुटाना और दूसरा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को क्या करना, गति देना। यहाँ पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि सारी विकास की चुनौतियों के बावजूद हमने जो है क्या किया है, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण और जैव विविधता पर कई साहसिक कदम उठाए हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत जो है 2030 तक जो है जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की प्रति यूनिट उत्सर्जन की मात्रा को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है और वो इसे क्या करेगा, 30 से 35% तक कम करेगा 2005 के स्तर से। और यहाँ पर जो है भारत के द्वारा ये भी कहा गया है कि भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से क्या करेगा, 40% से ज़्यादा का बिजली बनाएगा। तो यहाँ पर जो है भारत के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कुछ बातें कही गई हैं जो आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब आज के समाचार पत्रों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पर प्रश्न 1 क्या है कि बैकलॉग को हटाने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति नियमित नियुक्तियों की लागत पर नहीं होनी चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने बातें की थी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अनुच्छेद 224A का यूज किया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, हाई कोर्ट में जो रिक्तियां हैं उसे भरने के लिए। तो यहाँ पर जो है जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको ये चर्चा करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे देश में जो है एक अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है जिसमें जो है हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की कमी हो गई है और इस कमी को तुरंत भरने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अनुच्छेद 224A का क्या लिया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा मुख्य भाग में कि ये जो काम है वो क्या है, एक तरीके से टेम्परोरी है। ये जो है एक क्या है, अस्थायी समाधान है। अस्थायी समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, जो कि नियुक्तियां होती हैं उसे क्या हो, तेज करना होगा। यहाँ पर जो है इस बात का आप क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं।
आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्यायाधिकरण में नियुक्तियों में देखे गए हालिया मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो आपको सबसे पहले भूमिका में ये बताना होगा कि देश में जो है न्यायाधिकरण को क्यों बनाया गया था। और आपको ये बताना होगा कि न्यायाधिकरण बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था, सबसे बड़ा जो है सोच यही था कि यहाँ पर जो लोग आएंगे वो क्या होंगे, एक तरीके से विशेषज्ञ होंगे और उनके द्वारा जो है इन मामलों का निपटारा होगा। यहाँ पर जो है मुख्य भाग में आप जिक्र कर सकते हैं कि न्यायाधिकरण में नियुक्तियों को लेकर के जो इन दिनों एक तरीके से जो बवाल मचा हुआ, एक तरीके से जो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सरकार को क्या कहा गया कि वो क्या करे, एक ऐसा बॉडी बनाए जो कि क्या करेगा, न्यायाधिकरण की नियुक्तियों में और उसके कामकाज की क्या करेगा, समीक्षा करेगा। तो यहाँ पर जो है आप मुख्य भाग में जो है जो न्यायाधिकरण को लेकर के हालिया जो क्या आए हैं, जो विवाद खड़े हुए हैं उसकी जिक्र कीजिए। आज भी एक विवाद की यहाँ पर जिक्र हुई है, उसका जिक्र कीजिए। और आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार को जो है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायाधिकरण अपना काम करते रहें। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।